नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे विधानसभा उपचुनावों की, उसके परिणामों की और जानने की कोशिश करेंगे कि जो परिणाम आए हैं उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। क्योंकि देखें, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए और इंडी गठबंधन के भिड़ंत को हम लोगों ने देखा और उस पूरे चुनावी अभियान में, चुनावी प्रचार में और उसके बाद जो परिणाम आए, उसके बाद सरकार का गठन हुआ, तो जिस तरह की राजनीति चली, खींचतान की राजनीति चली, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, बीजेपी अपनी रणनीति पर चलती रही, इंडी गठबंधन की अपनी रणनीति थी, तमाम सारी बातें थीं। तो उसके बाद एक भिड़ंत हुआ और विपक्ष को अच्छी सीटें मिली और कह सकते हैं कि 2019 से बिल्कुल परिस्थिति 2024 की लोकसभा में है। यानी 2019 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे, जो परिणाम आए थे, तो उसमें विपक्ष को काफ़ी कम सीट मिली थी, यानी एक बहुत कमज़ोर विपक्ष देश को मिला था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूत विपक्ष देश को मिला है, यानी विपक्ष की सीटें बहुत बढ़ी हैं, जिसकी उम्मीद बिल्कुल सत्ता पक्ष को और बीजेपी को और एनडीए को नहीं थी। तो अभी चुनाव खत्म होने में खत्म हुए बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में दोबारे से एनडीए और इंडी गठबंधन का भिड़ंत देखने को मिला। और जब और कह सकते देखें आप कि कई ऐसे 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। ये उपचुनाव थे। इस उपचुनाव को लेकर के हालांकि अगर स्थानीय स्तर पर देखें और राज्य सरकार के स्तर पर अगर देखें तो राज्य सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। ये माना जाता है कि जिसकी सरकार सूबे में है वो अगर उपचुनाव हार जाए तो माना जाता है कि उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और वो आगे चल करके वो सरकार जब पूरी तरीके से जब चुनाव होंगे तो उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरे विपक्ष की तरफ से एक कोशिश होती है उपचुनाव में कि वो जीते ताकि वो दिखा सके कि सत्ता पक्ष कमज़ोर है, देखिए विपक्ष जीत गई। तो बहुत सारी बातें उपचुनाव में होती हैं। एक परसेप्शन की लड़ाई इसमें होती है, एक राजनीतिक संदेश देने की लड़ाई इसमें होती है। और सही मायने में पूछे और ये सत्य भी है कि जब उपचुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो उसका आगे की राजनीति पर भी असर पड़ता है और पार्टियों के मनोबल पर भी उसका असर पड़ता है। और यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये पहला अवसर था जब 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और इंडी और एनडीए गठबंधन में भिड़ंत देखने को मिला। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य थे। आप देखें तो जैसे बिहार में उपचुनाव था एक सीट पर, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, उसके साथ उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, पंजाब जैसे राज्य में। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग सीटों पर उपचुनाव थे और इसमें कांग्रेस जीती है तो किसी सीट पर बीजेपी जीत गई है। तो कुल मिलाकर के कई सारे जो राजनीतिक बहस हैं अब इस पर खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी चर्चा हो रही है उत्तराखंड की सीट को लेकर, जहां पर उपचुनाव हुए। 2 सीटों पर उत्तराखंड में उपचुनाव हुए और उसके परिणाम सामने आए। एक हरिद्वार जिले के मंगलौर सीट पर उपचुनाव और दूसरे चमोली जिले के बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव। और इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली है। हालांकि अगर देखें वोटों का मार्जिन तो 449 वोट के आसपास के हरिद्वार के मंगलौर सीट से कांग्रेस जीती है। माने जीत का जो मात्र 449 वोटों से ही कांग्रेस जीती है। तो वहीं अगर बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो 5224 वोट से कांग्रेस वहां चुनाव जीत गई है। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन जीत है। एक वोट से हो या फिर 449 वोट से हो, जीत है। अब इसे लेकर के एक फिर से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखाने लगी है कि देखो साहब, आप धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर की राजनीति करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव में मैंने आपको फैजाबाद अयोध्या में हरा दिया, अब देखिए बद्रीनाथ जो 4 धामों में से एक धाम है वहाँ की सीट पर भी मैंने आपको हरा दिया। यानी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई अब धर्म की कोई राजनीति नहीं है। बीजेपी जिस धर्म को लेकर चलती रही है, धर्म की बात करती है, मंदिर की बात करती है, अब लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बीजेपी तो अयोध्या फैजाबाद के बाद अब तो बद्रीनाथ सीट भी हार गई। तो मैं यहाँ बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि समझने की बात है यहाँ। पहले मैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। हाँ, बिल्कुल सत्य है, ठीक है कि फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी पार्टियों का इससे काफ़ी मनोबल मजबूत हुआ और अखिलेश यादव यानी सपा फैजाबाद से जीतती
तो अवधेश प्रसाद को बिल्कुल जीत की ट्रॉफी के तौर पर लेकर वो चारों तरफ घूमते हैं। और मैं चशमदीद हूँ कि जब पहली लोकसभा की बैठक यानी लोकसभा का जब गठन हुआ, विशेष सत्र हुआ, तो उसमें सभी लोग फैजाबाद के सांसद के साथ सेल्फी लेते थे, विपक्ष के दल के नेता, और अवधेश प्रसाद को घुमाया जाता था। अखिलेश यादव खुद उनको अपने साथ लेकर चलते थे कि देखो साहब यही फैजाबाद जीत कर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरी देश भर में उन्होंने बीजेपी को हरा दिया हो, एक फैजाबाद सीट हरा करके। ठीक है, अवधेश प्रसाद जीते नहीं, सपा वहाँ जीत गई, बीजेपी वहाँ चुनाव हार गई। लेकिन एक यहाँ जानकारी देने वाली बात यह है कि शायद आप लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया होगा कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से एक अयोध्या सीट भी है। उस अयोध्या सीट पर बीजेपी नहीं हारी है। 4 जो अलग अलग विधानसभा अन्य हैं उस पर बीजेपी पिछड़ गई, उस पर बीजेपी हारी, लेकिन अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी नहीं हारी है। यानी सपा को जितनी वोट मिली है उससे कहीं ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला है। तो अयोध्या विधानसभा बीजेपी हारी नहीं है, अयोध्या विधानसभा में बीजेपी को लीड मिला है। चलिए तो पुरानी बात हो गई। अब बद्रीनाथ की बात की जाए, जिस जीत को लेकर के कांग्रेस में काफ़ी उत्साह है और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं। उनको जश्न मनाने का अवसर भी है और मौका भी है, मनाएं भी क्यों ना, क्योंकि वो जीते हैं। आप देखें हरिद्वार की जो मंगलौर सीट है वो भी वो जीत गए। 2 उपचुनाव हुए, दोनों को दोनों सीट जीत गए। और जैसा मैंने पहले खुद कहा कि उपचुनाव जब होते हैं तो उसे राज्य सरकार की स्थिति को तय किया जाता है, पार्टियों के मनोबल पर असर पड़ता है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और दोनों उपचुनाव बीजेपी वहाँ हार गई। आखिर क्यों हार गई साहब, आखिर वजह क्या है? क्या एकदम से लोग वहाँ नाराज हो गए हैं? क्या अब बिल्कुल वहाँ बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों बीजेपी उपचुनाव हार गई? तो हालांकि इस उपचुनाव से बीजेपी की सरकार के ऊपर की सेहत के ऊपर वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन यहाँ समझने वाली आप बात बताएं। जो बद्रीनाथ विधानसभा सीट है वो कांग्रेस की परंपरागत विधानसभा सीट है। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले जो बद्रीनाथ के कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कि वो तानाशाह हैं और उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था तब भी मैं वहाँ मौजूद था और उन्होंने कई सारे आरोप कांग्रेस के ऊपर जड़े और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और वो बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी में ही समय है। और उसके बाद ये उपचुनाव, तो एक देखें कि कांग्रेस की वो सीट थी, पहले भी वहाँ कांग्रेस जीती थी और इस जो उपचुनाव हुआ इसमें भी कांग्रेस जीत गई। तो यह बीजेपी के पास पहले भी ये सीट नहीं थी और अब चुनाव के बाद भी बीजेपी के पास नहीं है। तो ये कांग्रेस की सीट थी जो कांग्रेस के पास वापस चली गई, यानी कांग्रेस की ही सीट थी और उपचुनाव हुआ और कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ से जीत गया। लेकिन अब यहाँ बीजेपी हार गई, बीजेपी बद्रीनाथ नहीं जीत सकी। अगर वहाँ पर बीजेपी का सिटिंग एमएलए होता या और बीजेपी की वो परंपरागत सीट रही होती, बीजेपी लगातार 2-3 बार से जीती होती, 2-3 बार की बात आप छोड़ दें, अगर ये पिछली बार पीछे ही बीजेपी को वो सीट मिली होती और इस बार उसे हरा करके कांग्रेस जीत जाती, तब इसका विश्लेषण अलग ढंग से होता, तब इसके राजनीतिक मायने अलग लगाए जाते, इसके अर्थ अलग निकाले जाते। लेकिन वो सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस का व्यक्ति ही वहाँ से चुनाव जीत गया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस के लोग जो एक माहौल बना रहे हैं, एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो साहब अयोध्या भी हराया और बद्रीनाथ भी हरा दिया। बद्रीनाथ में मेरे हिसाब से बीजेपी की कोई हार नहीं हुई है क्योंकि वो सीट ही कांग्रेस की थी। हाँ, चुनाव हुआ, लेकिन अगर बीजेपी के लोगों ने जितनी ताकत लगाई थी, जो जिस तरीके से उन लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी के लोग ये उम्मीद जरूर कर रहे थे कि वो लोग इस सीट को जीत जाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाए। अब लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही एक माहौल बना हुआ है कि बीजेपी को लोग अब नापसंद कर रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं और मोदी का मैजिक चल नहीं पा रहा है। तो देखे भाई, अब बद्रीनाथ सीट भी हार गए और तमाम सीटें भी बीजेपी हार गई, जीत नहीं पाई। तो ऐसा तो होता नहीं कि जो सीटें कांग्रेस की पहले थी 100% बीजेपी जीत जाती या 100% कांग्रेस जीत जाए। ये भी चुनाव में संभव नहीं होता है, लोग के अपने मिजाज बदलते रहते हैं और उपचुनाव का कह सकते हैं कि चुनावी माहौल भी अलग होता है। तो उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करके और कह रहे हैं कि हमने तो बीजेपी को बद्रीनाथ में भी पटखानी दे दी, तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। वहीं आप देखें
हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर लें तो हमीरपुर की सीट बीजेपी जीत गई, जबकि कांग्रेस लगातार उस पर दावा कर रही है। बाकी 2 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। आप देखें बिहार की अगर बात कर लें तो निर्दलीय प्रत्याशी वहां से जीत गया, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का प्रत्याशी हार गया। आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो वहां कोई टीएम, जो उपचुनाव हुए टीएमसी दोनों सीट जीत गई। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के परिणाम आए हैं। लेकिन जो एक माहौल बद्रीनाथ सीट को लेकर के, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये बात शेयर करूं और आपको बताने की कोशिश करूं कि ये सीट कांग्रेस की ही थी और कांग्रेस के पास ही चली गई है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।